कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। किशनगढ़ नाम के शहर में राधा नाम की एक लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके घर में उसके माँ, पिताजी, भाई और बहन रहा करते थे। उनके घर हर त्योहार बड़े जोर शोर से मनाया जाता था। इसी के साथ साथ पड़ोसियों को मिठाइयाँ बांटी जाती थी। वो मिठाइयाँ राधा खुद बनाती थी। राधा के हाथों में बहुत स्वाद था। उसकी बनाई हर चीज लोगों को बहुत पसंद आती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे राधा, बेटा तुमने वो कल क्या बनाया था, वो लाल रंग का? गुलाब जामुन क्या चाचा? हाँ, वो गुलाब जामुन बहुत ही स्वादिष्ट थे बेटा। मैंने ऐसे गुलाब जामुन आज तक नहीं खाए। सच में चाचा? हाँ, बहुत ही अच्छे थे बेटी। मुझे और घर के सब लोगों को बहुत पसंद आए। कुछ ही दिनों में दिवाली का त्योहार आने वाला था, लेकिन अचानक राधा के माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। अब घर की सारी जिम्मेदारी राधा पर आ गई। उसकी माँ का घर पर ही इलाज शुरू हो गया, लेकिन उसकी तबीयत में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ऐसे ही एक दिन डॉक्टर उनके घर आए। श्यामल दास जी, आपकी पत्नी की हालत बहुत नाजुक है। मेरी सलाह मानो तो आप इन्हें शहर के अस्पताल में लेकर जाइए। वहाँ इनका अच्छी तरह से इलाज हो सकता है। डॉक्टर साहब, मगर शहर लेकर जाएंगे तो पैसे बहुत लगेंगे ना? जी हाँ श्यामल दास जी, वो तो है, मगर आपकी पत्नी की तबीयत में जल्दी सुधार भी आ जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं देखता हूँ। श्यामल दास जी डॉक्टर के मशवरे पर विचार करने लगे। ये लीजिए पिताजी, पानी। आप कुछ विचार में डूबे दिखाई दे रहे हैं, क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं बेटी, डॉक्टर साहब ने कहा कि तुम्हारी माँ का इलाज किसी अच्छे अस्पताल में करना पड़ेगा, शहर जाकर। मगर पिताजी, माँ का अच्छे अस्पताल में इलाज कराना है तो पैसे भी बहुत लगेंगे। हाँ बेटी, वही तो चिंता है। हम इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? पिताजी, क्या मैं कुछ काम करके पैसे कमा सकती हूँ? बेटी, मेरे होते हुए तू काम करेगी? बाहर नहीं काम करूंगी, घर पे ही कुछ बनाकर बेच तो सकती हूँ ना। इससे आपको कुछ मदद हो जाएगी। आप तब तक माँ का इलाज शुरू करो। राधा, तुम्हारे साथ मैं भी कुछ ना कुछ काम कर लेता हूँ। आपको फिलहाल माँ के पास रुकना होगा, उनकी देखभाल करनी होगी पिताजी। मैं, रश्मि और राकेश बाकी का काम देख लेंगे। ठीक है बेटी। श्यामल दास उनके पास जो भी पैसे जमा थे, उनके जोर पर अपनी पत्नी को शहर के अस्पताल में लेकर गए। राधा घर में बड़ी होने के कारण सारी जिम्मेदारी उस पर आ पड़ी। घर के साथ साथ उसे कुछ पैसे भी कमाने थे। इस सब के कारण वो सोच में पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। ऐसे ही एक दिन वो पांडुरंग चाचा के पास गई। चाचा, मेरे पिताजी शहर में माँ का इलाज कराने अस्पताल गए हैं और उनको पैसों की सख्त जरूरत है। क्या आपके यहाँ मुझे कुछ काम मिल सकेगा? अरे राधा बिटिया, तुम्हें किसी के यहाँ काम करने की क्या जरूरत है? तुम्हारे हाथों में तो स्वाद ही स्वाद है। तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम गुलाब जामुन बनाओ और उन्हें बेचो। इस काम में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सच में चाचा? हाँ बेटी, तुम कल बहुत सारे गुलाब जामुन बनाना। हम उन्हें लेकर गांव के बाजार में जाकर बेचेंगे। लेकिन चाचा, क्या लोग मैंने बनाए हुए गुलाब जामुन लेंगे? अरे हाँ राधा, लेंगे ना। तुम्हें पता है ना तुम्हारे हाथों में कितना जादू है। तुम जाओ, आज के आज सामान लेकर आओ। कल सुबह ही हम गुलाब जामुन बेचने चले जाएंगे। उसी दिन बाजार में जाकर राधा गुलाब जामुन को लगने वाली सारी सामग्री खरीद कर लाती है। अगली सुबह जल्द ही उठकर राधा बहुत सारे गुलाब जामुन बनाती है और पांडुरंग चाचा के साथ साथ गांव के बीचों बीच जाकर उन्हें बेचने लगती है। राधा ने बनाए गुलाब जामुन देखकर वहां बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं। उन्हें राधा के बनाए गुलाब जामुन बेहद पसंद आते हैं और देखते ही देखते राधा के सारे गुलाब जामुन खत्म हो जाते हैं। ये देखकर राधा बहुत खुश हो जाती है और चाचा से कहती है, चाचा, मेरे सारे गुलाब जामुन अच्छी तरह से बिक गए। देखिए ना, एक भी बाकी नहीं रहा। मैंने कहा था ना, तुम्हारे हाथ के गुलाब जामुन बहुत स्वादिष्ट है। बेटी, कल और ज्यादा गुलाब जामुन बनाना। जी चाचा, कल मैं ज्यादा गुलाब जामुन बनाऊंगी और कल फिर से हम यहाँ बेचने आएंगे। हाँ बेटी। घर आकर राधा उस दिन का मुनाफा गिनती है और बहुत खुश हो जाती है। वो अपने पिताजी को फोन लगाती है। पिताजी, माँ की तबीयत कैसी है? उसकी तबीयत अच्छी है, अभी ट्रीटमेंट शुरू है। तुम तीनों कैसे हो? हम सब बहुत अच्छे हैं पिताजी। पिताजी, आज मेरे धंधे में मुझे बहुत मुनाफा हुआ है। मैंने गुलाब जामुन बनाकर बेचना शुरू किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटी, ऐसे ही तरक्की करो। आप अपना और माँ का ख्याल रखना। मैं फोन रखती हूँ। हाँ बिटिया। अगली सुबह भी उठकर राधा कल से ज्यादा गुलाब जामुन बनाती है और उन्हें लेकर पांडुरंग चाचा के पास जाती है। चाचा, आज मैंने ज्यादा गुलाब जामुन बनाए हैं।
शाबाश बेटी, चल चलते हैं। अब राधा और चाचा दोनों बाजार में जाकर गुलाब जामुन बेचने लगते हैं। देखते ही देखते कुछ ही घंटों में सारे गुलाब जामुन बिक जाते हैं। ये देखकर राधा और चाचा बहुत खुश हो जाते हैं। राधा बेटी, कितने पैसे जमा हुए हैं? चाचा, 10,000 जमा हुए हैं मेरे पास आज का मुनाफा पकड़ के। अरे वाह बेटी, हम और कुछ पैसे जमा करेंगे और फिर वो तुम अपने पिताजी को भेजना। अब इसी तरह राधा हर रोज गुलाब जामुन बेचने लगी। ऐसे ही लगभग 10 दिनों के बाद राधा ने चाचा से कहा, चाचा, अब तो मेरे हिसाब से बहुत सारे पैसे हो गए हैं, कुल मिलाकर 60,000 होंगे। अच्छा, हम अभी बैंक जाकर श्यामल दास के खाते में वो पैसे जमा कर देते हैं, फिर उसे फोन कर देंगे। जी चाचा। वो दोनों पैसे लेकर बैंक में चले गए। बैंक में जाकर वो पैसे श्यामल दास जी के खाते पर जमा कर दिए। पांडुरंग चाचा ने श्यामल दास को फोन किया। हेलो, अरे श्यामल दास, मैं पांडुरंग बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो ना पांडुरंग। अरे तुम्हारी बेटी राधा ने 60,000 रुपए जमा किए हैं और हमने उसे तुम्हारे खाते में डाल दिया है। अब अपनी पत्नी का अच्छे से इलाज करना और जल्द ही उसे लेकर घर लौट आना। क्या बात कर रहे हो पांडुरंग, मैं जल्द ही राधा की माँ को घर ले आऊंगा। तब तक तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखना। तुम यहाँ की चिंता मत करो, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। तुम्हारी माँ जल्द ही ठीक हो जाएगी और तुम सब इस साल साथ में दिवाली मनाओगे। राधा ने अपनी मेहनत जारी रखी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और एक सुबह राधा के माँ और पिताजी घर लौट आए। अपने माँ और पिताजी को देखकर राधा और उसके भाई बहन फूले न समाये। मेरी बच्ची, कितना कुछ करना पड़ा मेरी वजह से तुम्हें। आज से तुम ये काम नहीं करोगी। नहीं माँ, अब मेरा धंधा बहुत अच्छे से चल रहा है और मैं अब ये कायम रखूंगी। ये सब सुनकर श्यामल दास की आंखें भर आई। राधा बेटी, हमें तुम पर बहुत गर्व है और हाँ, आज तुम्हारे साथ गुलाब जामुन बेचने मैं खुद आऊंगा। सच में पिताजी? राधा और श्यामल दास बाजार जाकर गुलाब जामुन बेच देते हैं। गुलाब जामुन बेचने के बाद राधा अपने पिताजी को लेकर दिवाली की खरीदारी करने जाती है और सब खरीदारी करके अपने घर वापस आती है। अरे भाग्यवान, देखो आज मेरी बिटिया ने खुद की कमाई से खरीदारी की है। क्या बात है मेरी लाडली, हम बहुत ही खुशनसीब है कि हमें तेरे जैसे बेटी मिली है। पूरे परिवार ने उस साल की दिवाली धूमधाम से मनाई और इस तरह राधा ने अपनी मेहनत के दम पर अपने परिवार को एक खुशहाल जिंदगी प्रदान की। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जिंदगी की हर समस्या का डटकर सामना करना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। श्यामपुर नाम के गांव में राघव और शारदा नाम के दाम्पत्य रहा करते थे। वो दोनों खेतों में काम किया करते थे, बहुत मेहनत किया करते थे। उनको एक बेटा था सुरेश। सुरेश बहुत होशियार और होनहार था। पढ़ाई में हमेशा अव्वल आया करता था और अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहता था। पिताजी, मैं आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहता हूँ। बेटा, मगर उसके लिए तुम्हें कितने पैसे लगेंगे, उसका कोई अंदाजा है? हमारे पास इतने पैसे नहीं है बेटा। तुम्हारी इतनी इच्छा होने के बावजूद हम कुछ नहीं कर सकते। अब राघव और शारदा बहुत नाराज हो जाते हैं। उन्हें नाराज हुआ देख सुरेश भी सोच में पड़ जाता है। वो बाहर चला जाता है और अपने दोस्त सागर से मिलता है। अरे सुरेश, बड़ी सोच में डूबा है, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं यार, मैं आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहता हूँ, मगर घर वालों के पास पैसे नहीं है। अब आगे क्या करूँ वही सोच रहा था। अरे पढ़ाई के लिए लोन ले ले, इससे तुझे पैसों की मदद हो जाएगी और पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी। तेरा ये विचार अच्छा है, मैं घर पूछ के देखता हूँ। सुरेश अपने घर चला जाता है और अपने माँ पिताजी से पूछता है, पिताजी, मैं सोच रहा था कि पढ़ाई के लिए मैं लोन निकाल लूं और बाद में नौकरी लग जाने पर वो सारे पैसे चुका दूंगा। सुरेश, तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है बेटा, लेकिन लोन लेना यानी 4 गुना पैसा वापस करना, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती बेटा। अरे बेटा, तुम्हारे पिताजी सही बोल रहे हैं। तुम सोच के देखो, इतना पैसा कहाँ से भरोगे? अरे हाँ माँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ। एक तरफ मेरा एजुकेशन है और दूसरे तरफ ये पैसे। मैं ऐसा करता हूँ कि फिलहाल कोई नौकरी कर लेता हूँ, कुछ पैसे मिल जाएंगे और फिर बाद में उनसे विदेश जाऊंगा। ये अच्छा सुझाव है बेटा। थोड़े पैसे कमा लेने के बाद तुम खुद की पढ़ाई कर सकते हो। अब सुरेश ने एक पोस्ट की परीक्षा दी और एक क्लर्क की नौकरी करने लगा। उसे अच्छी खासी तनख्वाह थी। वो अपनी तनख्वाह में से कुछ पैसे अलग रखने लगा। ऐसे ही एक दिन सुरेश के लिए एक शादी का रिश्ता आया। राघव और शारदा ने सुरेश से पूछे बिना ही रिश्ते को हाँ कह दिया। वो लड़की दिखने में बहुत सुंदर थी। माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। अरे सुरेश, तू जिंदगी भर पढ़ सकता है, मगर शादी की उम्र निकल जाएगी तो वापस नहीं आएगी। कुछ ही दिनों बाद उस लड़की के मुंह दिखाई का कार्यक्रम रखा गया।
उस मुंह दिखाई के रस्म के लिए सारा परिवार उनके घर गया। तभी उसकी होने वाली पत्नी रागिनी चाय और नाश्ता लेकर आई। सुरेश उसे देखता ही रह गया। वो दोनों एक दूसरे को बेहद पसंद आए और उन दोनों की सहमति से शादी तय हो गई। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो गई और रागिनी अब सुरेश के साथ उनके घर रहने लगी। ऐसे ही एक दिन, अजी, ये इतनी महंगी और अच्छी किताबें किसकी है? वो किताबें मेरी है रागिनी। क्या सच में? मगर आप तो अभी जॉब कर रहे हो, फिर ये सिर्फ पढ़ने के लिए है या कोई एग्जाम देने के लिए? ये सुन के सुरेश का चेहरा लटक जाता है। अजी, क्या हुआ है? मैंने पढ़ने की बात की तो आपका मुंह उतर गया। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं रागिनी, जाने दो। बताइए ना, क्या बात है? अब तो मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ ना, मुझसे क्या छुपाना? अरे रागिनी, मैं विदेश जाकर आगे की पढ़ाई करना चाहता था, मगर पैसों की कमी के कारण वो नहीं कर पाया। उसी वजह से मैं ये शादी भी नहीं करना चाहता था, मगर तुम्हें देख लिया और तुम पसंद आ गई और घर वालों की बात मानकर शादी कर ली। अजी, आप पढ़ना चाहते हैं, ये तो अच्छी बात है। आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप आगे की पढ़ाई करिए। मेरी वजह से आपकी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आएगी। और रहा घर का सवाल, तो यहाँ मैं देखभाल करने के लिए हूँ ही। आप निश्चिंत होकर आगे की पढ़ाई पूरी कीजिए। रागिनी की ये बातें सुनकर सुरेश का मन भर आया। माँ जी, पिताजी, ये आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं और मैं भी चाहती हूँ कि ये आगे की पढ़ाई करे। क्या आपकी इसके लिए सहमति है? अरे बहू, तुमने इतना अच्छा विचार किया है, हम ना कैसे कहे। कुछ दिनों बाद सुरेश पढ़ाई करके एंट्रेंस एग्जाम देता है। उसका सिलेक्शन हो जाता है और अब वो बहुत खुश है। आगे की पढ़ाई के लिए वो दूसरे देश जाने की तैयारी करने लगा। रागिनी भी उसकी मदद करने लगी। अगले ही दिन सुरेश फ्लाइट से विदेश पढ़ाई करने के लिए चला गया। यहाँ रागिनी अपने सास और ससुर के साथ रहने लगी, उनकी देखभाल करने लगी। इसी के साथ साथ उसने अपना खुद का एक बिजनेस शुरू कर दिया। वो अलग अलग तरह के कपड़े बनाकर मार्केट में बेचने लगी। धीरे धीरे उसने कुछ जरूरतमंद औरतों को अपने साथ ले लिया और अपना बिजनेस धीरे धीरे बढ़ाने लगी। वहाँ सुरेश भी विदेश में पढ़ाई में खूब मेहनत कर रहा था। कुछ साल बीत गए। अब रागिनी एक अच्छी बिजनेस वूमन बन गई और वहाँ सुरेश भी एक उच्च शिक्षित आदमी बन गया था। उसे वही विदेश में एक नौकरी लगी थी। उसने ये बात बताने के लिए घर पे फोन किया। हेलो माँ, मुझे यहाँ विदेश में नौकरी लग गई है। यहाँ पर मैं अच्छी तनख्वाह भी ले रहा हूँ। ये खबर सुन के रागिनी का मन बैठ जाता है और वो सोच में पड़ जाती है। अरे रागिनी बहू, क्या हुआ है? किस सोच में डूबी हो तुम? माँ जी, मैं सोच रही हूँ कि मैंने इतना बड़ा ये बिजनेस शुरू किया है, ये हमने इनको अब तक इसलिए नहीं बताया ताकि हम उन्हें एक अच्छा सरप्राइज दे सके। अगर ये मुझे विदेश लेकर जाने की सोचने लगे तो मेरा यहाँ के बिजनेस का क्या होगा? मैं क्या करूँ माँ जी? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कुछ महीनों बाद सुरेश को भारत के एक पुरस्कार समारोह का आमंत्रण आता है। उस समारोह में सफलता हासिल किए हुए लोगों को पुरस्कार दिया जाता था। वहाँ रागिनी को भी आमंत्रित किया गया था। पिताजी, माँ जी, मुझे एक समारोह में आमंत्रण आया है। उन्होंने मेरा सत्कार करने के लिए मुझे वहाँ बुलाया है। सच में बहू, ये तो बड़ी गर्व की बात है हमारे लिए। बहू, हम तीनों साथ में ही तुम्हारा समारोह देखने जाएंगे। अब समारोह के दिन रागिनी अपने सास और ससुर को लेकर अच्छी तरह तैयार होकर समारोह में जाती है। उनके आने से पहले ही सुरेश वहां मौजूद था। समारोह की शुरुआत होती है। समारोह इतना बड़ा था कि बहुत लोग होने के कारण ज्यादातर लोग एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे। इस भारत की शान, हमारे देश के युवा जो उच्च विद्या विभूषित है, इस पुरस्कार के लिए मैं मिस्टर सुरेश को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। सुरेश का नाम सुन के रागिनी हक्का बक्का रह गई। उसके माता पिता को बहुत आनंद हुआ कि उनका बेटा भारत में लौट आया था और उसे पुरस्कार भी मिल रहा था। रागिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। सारे लोगों ने तालियों से उनका स्वागत किया। सुरेश को पुरस्कार देकर विभूषित किया गया। सुरेश जाकर अपनी जगह पर बैठ गया और तभी रागिनी का नाम घोषित किया गया। मैं स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ इस देश की एक नवयुवती जो जरूरतमंद लोगों की मदद करती है और उन्हें साथ लेकर एक बहुत सफल बिजनेस वूमन है, मिस रागिनी। सुरेश अपनी पत्नी को देखते ही रहता है। रागिनी स्टेज पर जाती है और पुरस्कार स्वीकार कर कर कुछ शब्द बोलती है। आज मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब बिजनेस वूमन हूँ जिसे एक ही दिन 2 खुशियाँ मिली है, एक मेरा अवार्ड और दूसरे मेरे पति का अवार्ड। मैं इसका श्रेय मेरे सास ससुर को देती हूँ जिन्होंने मेरी हर समय में सहायता की है। थैंक यू। ऐसा कहकर रागिनी स्टेज से नीचे उतरती है। तभी सुरेश उसके सामने आकर खड़ा होता है और उससे कहता है, रागिनी तुम यहाँ, और तुम्हें ये पुरस्कार भी मिला।
तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुम्हारा बिजनेस है। अजी, मैं आपको ये बात बता देती तो मैं आपको आज ये सरप्राइज नहीं दे सकती थी। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ रागिनी। और मैं भी आपके लिए बहुत खुश हूँ कि आपने आपका मनचाहा मुकाम हासिल किया। रागिनी और सुरेश अपने माँ बाप के पास जाते हैं, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। आज मेरे दोनों बच्चों ने मेरा सर ऊंचा कर दिया है। आज मैं बहुत खुश हूँ। बेटा, बहू रानी, ऐसे ही अपने काम में तरक्की करो, बहुत खुश रहो। चलो अब घर जाते हैं। राघव और शारदा एक नौकर को बुलाकर गाड़ी निकालने कहते हैं। रागिनी की गाड़ी देखकर सुरेश चौंक जाता है और उसकी तरक्की पर बहुत खुश होता है। गाड़ी में बैठकर सारे घर चले जाते हैं। घर जाते ही सुरेश देखता है कि अब उनके पुराने घर की जगह एक आलीशान बंगला था। माँ, ये हमारा घर है? हाँ बेटा, ये हमारा ही घर है। माँ, मैं अब विदेश में नौकरी नहीं करूंगा, मैं यही अपने घर वापस आऊंगा। ये खबर सुन के रागिनी और उसके घर वाले बहुत खुश हो गए और इस प्रकार उनका पूरा परिवार खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक बुरहानपुर नाम के गांव में राघव और सागर ऐसे दो बहुत अच्छे दोस्त रहते थे। वो अपने अपने काम में खुश थे। एक दिन राघव अपनी पढ़ाई पूरी करके शहर चला जाता है और सागर गांव में खेती करने का काम करता है। बहुत दिन बीत जाते हैं। राघव और सागर अपनी अपनी दुनिया में मशगूल हो जाते हैं। राघव को अब नया जॉब मिल जाता है और उसके चलते उसे बहुत पैसों की कमाई होती है। अब वो गांव में थोड़ी बहुत जमीन भी खरीद लेता है। दोनों भी दोस्त शादियां कर लेते हैं। उस गांव में अब सागर और उसकी पत्नी कविता दोनों भी खेतों में काम किया करते हैं और राघव और उसकी पत्नी सुगना दोनों भी बहुत खुश है। राघव को गांव की बहुत याद आती है, मगर इतने पैसों वाला जॉब भी उसे छोड़ा नहीं जाता। देखते देखते उन दोनों की शादी को 1 साल गुजर जाता है और दिवाली की छुट्टियों में राघव 20 दिन की छुट्टी निकालकर गाँव आता है। अरे आओ आओ मेरे दोस्त, कितने दिनों बाद आए हो। अब थोड़े दिन यहाँ पर रुकोगे ना? हाँ हाँ, रहूंगा ना। पूरे 20 दिनों की छुट्टी निकाल कर आया हूँ। नमस्ते भाभी। चलो आप पहले हमारे घर चलो, खाना हो जाए तो बाद में शांति से अपने घर पर जाना। ठीक है भाई साहब। नमस्ते भाई साहब, कैसे हो आप? आपका सफर कैसे रहा? नमस्ते भाभी, सफर मस्त था। ऐसा कह के वो अंदर चली जाती है और कविता राघव और सागर के लिए पानी लेकर आती है। अरे भाग्यवान, अब क्या पानी से ही पेट भरोगी? चलो खाना परोसो, जोर से भूख लगी है। हाँ हाँ, उन्हें हाथ मुंह तो धोने दो, तब तक मैं खाना परोस देती हूँ। अब कविता खाना परोस देती है। सब खुशी खुशी खाना खत्म कर देते हैं। भाभी, खाना बहुत ही लाजवाब बनाया था। हाँ कविता, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है तुमने। गांव आने के बाद राघव भी अब खेती करने लगा था। वो और सागर दोनों मजे से खेतों में काम किया करते थे। ऐसे ही एक दिन काम करते करते राघव बहुत थक गया। अरे सुगना, जरा पानी लाना तो, गला बहुत सूख गया है। ठीक है, देती हूँ। सुगना अपने पास वाले घड़े में देखती है तो उसका पानी खत्म हो गया था। अब वो बोरवेल का बटन स्टार्ट करके वहां से पानी लेने जाती है। बोरवेल के पास जाते ही उसे डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती है। वो इधर उधर देखती है लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। बोरवेल का पानी भरने के लिए उसने अपना घड़ा पानी के नीचे पकड़ा और तभी वहां से एक हाथ निकलकर सुगना को उस बोरवेल में खींचने की कोशिश करने लगा। अजी सुनते हो? अरे ये हाथ मुझे खींच रहा है। अरे बचाओ, अरे मर गई मैं तो। अरे छोड़ ना नास पिटे, तेरा क्या बिगाड़ा है मैंने? अरे सुगना, क्या हुआ है तुम्हें? तुम उस बोरवेल में जाकर क्यों खड़ी हो? चलो आओ। अरे ये मुझे अंदर की तरफ खींच रहा है, बचाओ मुझे। अब राघव सुगना का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींचने लगता है। राघव के गले का ताबीज देखकर वो भूत उसे छोड़ देता है। अच्छा हुआ जी आपने मुझे खींच लिया, वरना ये बोरवेल तो मुझे मार ही डालता। सुगना और राघव घर चले जाते हैं और सुबह उठकर अपने दोस्त सागर के यहाँ जाकर कल जो हुआ वो घटना विस्तार से उसे बताते हैं। अरे राघव, मैं इस भूत प्रेत पे विश्वास नहीं रखता, मगर तूने जो जमीन ली है ना, उसकी बोरवेल बहुत पुरानी है और लोग कहते हैं कि वहाँ पे भूत का साया है। मैं इन बातों को नहीं मानता, इसलिए मैंने तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझा। अब क्या करे, सुगना भी बहुत डर गई है। अब खेत में जाने का नाम ही नहीं लेती। अब मैं जल्द ही यहाँ से निकल जाऊंगा। अरे राघव, निकल जाना समस्या का हल तो नहीं है ना, और तुम निकल कर कभी ना कभी तो वापस आओगे ही अपनी जमीन के पास। क्या तब भी भाग जाओगे? समस्या भागने से और बढ़ेगी, और समस्या का समाधान कर दिया तो कम हो जाएगी। हाँ, तुम बोल रहे हो वो भी सही है, उस भूत का ठिकाना लगाना ही पड़ेगा। अब वो दोनों उस रात को खेत में चले जाते हैं और एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। वो बोरवेल को शुरू कर देते हैं और चुपचाप एक जगह खड़े होकर सब देखने लगते हैं। कुछ देर बाद उस बोरवेल से एक चुड़ैल बाहर निकलती है और जोर जोर से आवाजें करने लगती है। कौन है? किसने मुझे बुलाया है? आज तो मैं सबको खा जाऊंगी। कहाँ मर गए सबके सब? अरे सागर, हमने कोई गलती कर दी क्या? अब क्या करें? इससे कैसे बचे? डरो मत,
अब हम इसके बोरवेल में जाने का इंतजार करेंगे। चुपचाप खड़े रहो। अरे मुझे बहुत डर लग रहा है, अब हम क्या करें? चलो भाग चलते हैं। चुपचाप खड़े रहो यहाँ पर, आवाज मत करो। सागर और राघव पेड़ के पीछे छुपकर उस चुड़ैल को देखते रहते हैं। बहुत देर हो जाने के बाद भी कुछ खाना ना मिलने की वजह से चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी उसे खेत में एक कुत्ता नजर आता है। वो उस कुत्ते के पास जाकर उसे खा जाती है। ये सब देखकर राघव और सागर डर के मारे पानी पानी हो जाते हैं। अब चुड़ैल वापस बोरवेल के अंदर चली जाती है। सुबह हो जाती है और राघव और सागर अपने घर चले आते हैं। अरे सुगना, सच में वहाँ पे भूत है। तुम कल बोल रही थी ना, वो सही है। हमने कल ही हमारी आंखों से भूत को देखा है। मगर हमारी बात का कोई विश्वास नहीं करेगा। अगर हम गांव वालों को ये बात बताएंगे तो वो हमें पागल कहेंगे। मगर क्या किया जाए जिससे सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे? अजय, मेरे विचार से हमें बोरवेल के पास सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहिए, जिससे हमारे हाथ सबूत आ जाएगा। ये अच्छी कल्पना है। अब राघव उसी दिन जाकर एक सीसीटीवी कैमरा लेकर आता है और एक इलेक्ट्रिशियन की मदद से उसे खेत में फिट करवा देता है। अब एक औरत उस बोरवेल पे पानी पीने के लिए आती है। बचाओ, ये नासपिटी ने मुझे पकड़ लिया है। बचाओ, बचाओ मुझे। वो चुड़ैल उसे भी खा डालती है और बोरवेल में चली जाती है। ये सब सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। और सुबह जब राघव और सागर खेत में आते हैं तब वो सीसीटीवी फुटेज लेकर घर आते हैं। फुटेज चेक करने के बाद उन्हें दिखाई देता है कि किसी औरत को वो चुड़ैल खा गई। अरे सागर, ये औरत कौन है? हमारे गांव की है क्या? हाँ, अरे ये हरिया की बीवी लक्ष्मी है। ये कल उस भूतिया बोरवेल पे पानी लेने के लिए गई थी और उसका पति इसे गाँव में ढूंढ रहा है, मगर ये कहीं मिली नहीं। अरे कैसे मिलेगी इसको? उसे तो वो चुड़ैल खा गई। अब क्या करे? जब भी कोई बोरवेल स्टार्ट करेगा ये लोगों को आकर मार डालेगी और खाकर चली जाएगी। अब हमें ही कुछ करना होगा। अब दोनों गांव के सरपंच जी के पास चले जाते हैं। वो अपने साथ सीसीटीवी का फुटेज भी लेकर जाते हैं। नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते, आइए ना। सरपंच जी, आपकी थोड़ी सहायता चाहिए थी। कैसी सहायता चाहिए आपको? मेरे खेतों में भूत का साया है। वो चुड़ैल बोरवेल में रहती है। हमें उससे जल्द से जल्द पीछा छुड़ाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक एक करके गांव वालों की जान चली जाएगी। ऐसा थोड़ी ना होता है, हम भूत नहीं होते हैं। हमें पता था कि हम पे कोई विश्वास नहीं करेगा। अच्छा एक बात बताओ, हरिया की पत्नी लक्ष्मी अचानक से गायब कैसे हो गई? अब वो मुझे क्या पता, उस हरिया को ही मालूम होगा। अब राघव और सागर सरपंच जी के घर से निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें हरिया मिलता है। तुम बाबू गांव से आए हो ना? यहाँ क्या कर रहे हो? अरे छुट्टियों में यहाँ आया था। यहाँ तो कुछ अजीब सा ही दिख रहा है। अब मेरा ही ले लो। मेरी पत्नी के साथ कोई झगड़ा नहीं, कोई बवाल नहीं, फिर भी कहाँ चली गई क्या पता। अब तो ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ, सब तरफ देख लिया। चलो तुम मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। अब राघव के साथ हरिया उसके घर चला जाता है। राघव और सागर एक जगह बिठाकर उसे वो सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं। वो सब देखकर हरिया हैरान हो जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। वो तुरंत राघव के खेत के बोरवेल के पास जाता है और वहां बैठकर रोने लगता है। राघव और सागर उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनता। हरिया अकेला ही उस बोरवेल के पास रोते बैठता है। अब रात हो जाती है। उस खेत के रास्ते से कुछ डाकू गुजर रहे होते हैं। उन्हें बहुत प्यास लगती है तो वो बोरवेल के पास पानी पीने के लिए आते हैं। तभी उनकी नजर हरिया पर पड़ती है। अरे भाई क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हो? मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मैं क्या करूं? अरे हुआ क्या है वो तो बता, हम तुम्हारी मदद कर देंगे। बोल। इस बोरवेल ने मेरी बीवी को खा डाला है, अब मैं क्या करूं? अरे ऐसा भी कभी हुआ है क्या कि किसी बोरवेल ने किसी की जान ले ली? अरे कल्लू, जरा बोरवेल का बटन तो दबाओ। हाँ सरदार, शुरू करता हूँ। कल्लू के बटन स्टार्ट करते ही उस बोरवेल से अलग अलग आवाजें आने लगती है। वो सुन के हरिया डर जाता है और दूर खड़ा रहता है। तभी कल्लू और कालिया पानी पीने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और तभी उस पानी में से एक बहुत बड़ा हाथ बाहर आता है और कल्लू को खींचकर वो चुड़ैल खा लेती है। कौन है रे? हम डाकुओं पर हाथ डालने की किसकी हिम्मत हुई? बाहर आओ। अब भूत बोरवेल से बाहर आती है। चल, आ गई बाहर। अब क्या करेगा तू कालिया? अरे चुड़ैल जी, छोड़ दीजिए, गलती हो गई, छोड़ दीजिए। अब कहाँ गई तेरी बड़ी बड़ी बातें? हाँ, बहुत दिनों से भूखी हूँ, आज पेट भर के खाना खाऊंगी। ऐसा कहते ही भूत उसे खा डालती है। हरिया पेड़ के पीछे छुपकर ये सब देख रहा होता है। कल भी और आज भी मुझे अच्छी मेजबानी मिल गई, अब कल का इंतजार रहेगा।
अरे ये नासपीटी तो मुझे भी खा जाएगी, इसका कुछ तो करना होगा, ये किसी को नहीं छोड़ेगी। ऐसा कह के हरिया वहां से चला जाता है। अब राघव और सागर सोचते हैं कि उस भूत का क्या किया जाए, मगर फिलहाल उन्हें कोई उपाय नहीं मिल रहा। अभी वो भूत उस बोरवेल में ही है। अगर आपको इस भूतिया बोरवेल का पार्ट 2 देखना है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारी अगली आने वाली कहानी का इंतजार कीजिए।